कार्यक्रम किसानवाणी सुननिए सब बाण भाइयों ने साले भाई की ओरता है राम राम। कार्यक्रम किसानवाणी और भाई किसानवाणी जो है ना किसानों के लिए लेकर आवा है, जिसमें हम भाई खेती बाड़ी से संबंधित बात करा है। जो भी विषय समय समय पर हम जो है ना किसान भाइयों को जानकारी दे हैं, उनकी चर्चा करते रहे हैं। पर हमारा आज भी जिस तरह के देखा है कि सरकार कई डाल की योजनाएं चला कर रखा है, और भाई योजनाओं का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि अगर भाई सब जो हमारे किसान भाई हैं उनके जो फ़ायदेमंद योजनाएं हैं सरकार द्वारा समय समय पर भाई चलाई जाए हैं, उनका जिक्र देखो करते रहे हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई बहना भाई वो उनका फ़ायदा उठा सकें और भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खेती से संबंधित जो भी जानकारी है उसका लाभ उठाएंगे। और भाई जो है ना कार्यक्रम किसानवाणी में चर्चा कर रहे हैं आज हम भाई एकीकृत सौर ग्राम योजना पर, लेकिन भाई थोड़े से अंतराल के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाई एक बात और बता रहे हैं, किसान भाई ने देख रहे होंगे कि भाई आज का जो कृषि प्रश्न है तो पूछा ही नहीं। भाई हमारे याद है आज हम जो है ना कार्यक्रम किसानवाणी में आपसे जरूर जानकारी लेंगे अपने प्रश्न की, और भाई वो प्रश्न भी सुन लो। आज का हमारा जो कार्यक्रम किसानवाणी में जो आज का प्रश्न है सुने भाई, किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे ज्यादा समय लगा है। प्रश्न एक बार फिर सुना भाई कि किस फसल की कटाई और बुआई में भाई सबसे ज्यादा टाइम लगा है। उसका जवाब आपने लगभग 6:50 तक देना है। और भाई हमारा जो स्टूडियो का जो नंबर है वो भी नोट करते रहें, साथ साथ सुने भाई 94 660 21 336। फ़ोन नंबर फिर सुना 94 660 21 336। भाई इस नंबर पर भाई SMS के जरिए हमारे तक आप जवाब भेज सको। और भाई कई भाई देखा है कि फ़ोन नंबर ही भेजा है, भाई अपना पता नाम जरूर लिख कर भेजे करो ताकि हम आपके नाम को पढ़ सकें भाई। और ईब जो है हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो एकीकृत सौर ग्राम योजना के है, बतावा है कि भाई जिस तरह सरकार है कई डाल की योजनाएं चला कर रखा है, और उनमें भी जो है ना बढ़िया बढ़िया योजनाएं, और उस योजना में है एकीकृत सौर ग्राम योजना। और भाई इसके तहत जो गाँव का जो स्तर है, पंचायत जो स्तर है, उसके ऊपर लगभग जो है ना 20,000 मेगावाट जो सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन करना है। यानी कि भाई जो गांव है हमारे उसमें जो सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल है, जो हमारी सूरज की किरणें गेला चल लेगी और बिजली बनेगी, उसकी ओर खास ध्यान दिया जाएगा। और इस योजना में भाई जो हमारे गाँव के जो नौजवान युवक हैं उनको भाई रोजगार देने का काम भी इस योजना के में जिक्र कराया गया है। और ये योजना है जो साल 2021-22 तक जो है ना देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाने में सरकार का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में भाई मददगार साबित होगी। क्योंकि भाई जो रोजगार योजना है, सौर ग्राम योजना है, इसमें देखो जो बेरोजगार युवक भाई हैं, साथी हैं, उनका जो रोजगार पाने का बढ़िया तरीका रहेगा। क्योंकि अगर वो ये सोलर सिस्टम लगाएंगे गांव में, उससे बिजली बेचेंगे और काम करेंगे तो उसको फ़ायदा मिलेगा। तो सरकार भी यही चाहे कि जो एकीकृत सौर ग्राम योजना है भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठावें। और सरकार सौर ऊर्जा क्षेत्र में इसको बढ़ाना भी चाह रही है, इस क्षेत्र को जरा भाई बिजली का उत्पादन बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य है। और वहीं भाई इस तरह जो ग्रामीण स्तर पर जो रोजगार है इसके अवसर पैदा करने का भी जो है ना अवसर इस योजना में है। और योजना में जो भागीदारी है भाई इसके इच्छुक जो राज्य हैं अपने यहाँ कई तरह के जो वोल्टेज स्तर वाले जो उन विद्युत जो उप केंद्र हैं उनको पहले तो चिन्हित करेंगे
और जड़ा भाई सोलर प्लांट के जरिए जो बिजली उत्पादन होगी, इसके अतिरिक्त बिजली को जो है ना पूर्ति खातर वहाँ जा सकेंगे, भेज देंगे उसको। और योजना के जो क्रियान्वयन है भाई, उसमें ग्रामीण बेरोजगारों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा योजना के तहत जो आवंटन जो बच जाएंगे, जिस तरह के जो बांटेंगे भाई, इसको ये औरत देना है, इस ग्राम पंचायत को देना है, उसके बाद भी अगर बच गए तो राज्य सरकार, पंचायत और जो नगर निकाय हैं उनको भी जो है ना सौर ऊर्जा उत्पादन की इस योजना में शामिल कर सकेंगे। और भाई जो सोलर योजना है, इसके तहत सोलर पीवी पावर प्लांट लगाने का जो उद्देश्य है सरकार का, उसके लिए अच्छे जो पढ़े लिखे युवक हैं हमारे, जिस तरह के बीटेक हैं, एमबीए हैं या एमकॉम वाले जो बेरोजगार युवा हैं, उनको है ना इनका जिम्मा दिया जाएगा कि भी आप ना ये चलाने हैं, लगाने हैं। और इन बेरोजगार युवाओं को इस बात की छूट रहेगी कि जो सोलर प्लांट है वो खुद से लगाने हैं या भाई किसी कंपनी या कोई सोसाइटी के साथ साझेदारी करके तो भी प्लांट वो लगा सकेंगे। और योजना के लिए जो युवा है उनका चयन भाई उनकी योग्यता के आधार पर, तकनीकी आधार पर, क्योंकि भाई उन्होंने केक रखे है, बीटेक रखी है, एमटेक रखी है, कौन सी डिग्री ले रखी भाई, उनकी दक्षता के आधार पर किया जाएगा। और जो भी उम्मीदवार भाई चुना जाएगा सरकार की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो सोलर एनर्जी जो संस्थान है भाई, उसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर भाई सारी जानकारी लेकर जो बेरोजगार युवक भाई हैं पढ़े लिखे, उनको इस योजना का लाभ उठाना होगा। और भाई गांव स्तर पर उसको लगा लेंगे तो देखो गांव में बिजली अच्छी आएगी। तो भाई ये तो थोड़ा जिक्र करें हमने कि एकीकृत सौर ग्राम योजना के थी। और लग गया तो भाई मौसम की जानकारी का भी साझा कर रहे, क्योंकि जो है ना तापमान देखो ठंडा भी है और थोड़ी धूप भी खिलने लग गई तो तापमान थोड़ा बढ़ गया। तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा भाई 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल ना जो है ना अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भाई 8 डिग्री रहने की संभावना है। और इसके साथ साथ भाई जो मौसम है वो भी साफ रहेगा। और कल जो हमारा कार्यक्रम भाई अन्नदाता रहेगा उसमें जिक्र करेंगे कि भी जो किसान क्रेडिट कार्ड है तो यह चर्चा करेंगे हम उसमें। और इसके साथ साथ भाई आज की नसीहत में भी हम बात करेंगे प्याज, लहसुन और की जो फसल है उसकी देखभाल किस ढाल करनी है। और साथ साथ में एक बात का और जिक्र करेंगे कि जो बेर के बाग हैं भाई, क्योंकि बेर का मौसम है रहा, तो उनके बागों की जो देखभाल किस तरह करनी है और उनमें जो कीट लग रहे हैं उनका नियंत्रण किस तरह करना है। और ईब जो है ना भाइयों का कराएंगे मनोरंजन, लेकिन भाई थोड़ा ले लें अंतराल। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स,
रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। भाई इब सुनाएंगे यो लोकगीत। सरसों फूली रंग
और भाई ये तो सुने आपने हरियाणवी फिल्म लाडो बसंती था। और ईब जो है ना जिन भाइयों ने भाई हमने जो प्रश्न पूछा था उन्होंने जवाब भी भेज दिए हैं, क्योंकि समय भाई 6:50 के ढक्कन हो लिया है। और भाई जिन भाइयों का जवाब हमारे द्वारा आया है, और इस प्रश्न का भाई सही जवाब सुन लो पहला, तो वो है भाई गन्ना। और जिन्होंने उत्तर भेजे हैं वो हैं भाई हिरण छप्परता सतपाल पंजेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया है। नागल से इंद्राज ने भी सही जवाब दिया। और भाई उगाड़ा जिला अम्बाड़ा से राजेंद्र कुमार, इनको आज भाई बिल्कुल सही जवाब दिया, गन्ना लिखा है इन्होंने जवाब। भाई इनका जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ईब जो है ना भाई जिक्र कर रहे हैं भाई नई फसल नई उमंग में कि भी जो दलहनी फसल चना है उसकी देखभाल किस तरह करें हैं, क्योंकि भाई चना भी बो रखा होगा किसान भाइयों ने, और भी मौसम भी था, और भाई उसकी देखभाल करना बड़ा ज़रूरी है। भाई देखभाल नहीं करेंगे, कई बार तो पहला क्या हो था कि जो चने की जो फसल हो गई थी भाई बादल गरजे करा थे, बिजली चमके करा थी, उसमें जो है ना चने के फूल खराब हो जाते और फसल भी जो है ना तकरीबन खराब भी हो जाया करा थी, उगड़ जाया करा थे कई बार तो भाई ज़्यादा पानी थे। तो चना जो है ना हमारा जो भारत देश है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी दलहनी फसल है, क्योंकि सारे जाना है कि भाई चने की दाल कितनी भाई स्वाद भी लगा है, बढ़िया भी है और पौष्टिक भी है। तो भाई कई कर हरियाणा में तो खास बात यह है कि दाल और चावल भाई बनाए हैं, सारे भाई खावा है भाई। अगर भाई उसमें बीमारी ना लग गया तो पैदावार ज़्यादा बढ़ जाए, किसान भाई का फायदा हो जाएगा। लेकिन कई बार इसमें जो है ना कई डाल के रोग आ जाए हैं, जिस तरह के जिक्र करें उखेड़ा रोग है, ये जो हमारा पश्चिमी का क्षेत्र है उसमें ज़्यादा देखना मिला है। और इसके यह जो बीमारी है बिजाई के लगभग 3 से लेकर 6 सप्ताह के बाद दिखाई देनी शुरू हो जाए। और इसके बाद उसमें जो पहचान रखा है कि उसकी जो पत्तियां हैं पौधे की भाई वो मुरझा जाएंगी और लटकी हुई दिखाई देंगी। तो ये इसका मान लो कि जो चने का जो रोग उखेड़ा वो आ लिया भाई, और इसमें जो हरापन है बना रहेगा। लेकिन चने के जो पौधे हैं उनकी पत्तियां भूमि में कम नमी, लवणता या भाई दिमक के प्रकोप द्वारा भी मुरझा सका है। इसलिए जो उखेड़ा रोग है इसकी असली पहचान क्या है कि जो तने को जो है ना चक्कू तय लंबाई में काटने पर अंदर तक जो रस वाही की भूरी काली बद्दी सी दिखाई देवेगी। तो ये सोच लो कि भाई उखेड़ा रोग पौधे में आ लिया है। भाई इसका देखो रोकथाम करना बड़ा जरूरी है। उखेड़े रोग तय बचने खातर भाई जो भूमि में नमी है उसको बनाकर रखें। और भाई जिस तरह की अगेती बिजाई है तो 10 अक्टूबर तक पहले उसको नहीं करनी चाहिए। उखेड़ा रोधी जो रोग रोधी फसल है उसमें एक तो जो उसकी किस्म का जिक्र करें तो भाई चना नंबर 1, चना नंबर 3, चना नंबर 5, हरियाणा काबली नंबर 1 और भाई हरियाणा काबली नंबर 2 ही आपने बोना चाहिए, वही बेहतर रहेगा। बाविस्टिन लेका भाई 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज की दर तय भाई बीज को आपने उपचारित करना है। और भाई रोगग्राही जो किस्म है उनके बीच उपचार के लिए जैविक फफूंदीनाशक डाइकोडर्मा विरिडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज और भाई बाविस्टिन ले लें भाई 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर तय बिजाई तय पहले आपने करना है, इसका जो है ना बिजाई करें। और इसके लिए भाई 4 ग्राम बायोडर्मा और 1 ग्राम जो वीटावैक्स का उतनी मात्रा के बराबर पानी यानी कि 5 मिलीलीटर में जो है ना लेप बनाकर प्रति किलोग्राम बीज की दर तय भाई उपचारित वो आपने करना है। एक डाल का रोग और लग जाए इसमें, जिस तरह के जो तना गलन का है, इस रोग में जो हरे पत्ते बदरंग हुए बिना ही जो है ना गिर जाएंगे और भूमि की जो सतह है भाई सफ़ेद फफूंद तय जो तना है उसके चारों ओर तय उसने घेर लेगी और बाद में भाई जो सफ़ेद पिंड से वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। जड़ गलन रोग का जिक्र कर तो भाई 2 डाल का हुआ है, जिस तरह के एक तो है गिल्ला जड़ गलन और दूसरा है शुष्क जड़ गलन। गिल्ला जो जड़ गलन रोग है भाई अधिक नमी वाली जो ज़मीन है उसमें ये रोग पावेगा अपना, क्योंकि नमी रहेगी तो जड़ तो गड़ जाएगी उसकी, क्योंकि पानी उसने गड़ा देगा। और शुष्क जड़ वाला जो रोग है भाई चने में फूल और फलियां बढ़ते टाइम यू आ जा है और फसल की जो अंकुरण अवस्था है या फिर भाई जो पानी वाले जो क्षेत्र हैं उनमें जब फसल खड़ी जो बड़ी हो जाए तो तब इस रोग का प्रकोप जो है ना होगा और भूमि की जो सतह है उसके पास पौधे के तने पर गहरे भूरे धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। रोगी पौधे के जो तने हैं या पत्ते हैं भाई हल्के पीले रंग के नजर आवेंगे
और फफूंद अंगमारियाँ यूँ भी भाई देखो, इसका जो ये रोग है इसका प्रकोप भी ज़्यादा देखने मिला है बारिश के दिनों में। जद नमी कितनी होगी, लगभग 18 तरह का 20 सेंटीग्रेड उसमें तापमान रहेगा, नमी ज़्यादा रहेगी, तो इस करके जो फफूंद अंगमारी रोग है यूँ आ जाएगा। इसी तरह भाई एक और है इसमें झुलसा जो रोग है वो भी लगने की उम्मीद है, क्योंकि इस बीमारी के जो शुरू में क्या होगा, हल्के भूरे रंग के जो धब्बे हैं, पत्ते हैं, तने हैं या फड़ियाँ हैं, उनके ऊपर वो दिखाई दे है। और जो हरी फड़ियाँ हैं या भाई काले धब्बे हैं, धब्बे जो है ना छोटी छोटी गोलाकार आकृति में वो बदल जाएंगे। और इन धब्बे के चारों कानी भाई और भी देखेंगे हरे भूरे रंग के जो दायरे हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तने और पत्ते भाई जो है ना डंठल पर जो है ना भूरे लंबे लंबे जो धब्बे हैं 3-4 सेंटीमीटर के बन जाएंगे। फिर जिन पर जो फफूंद है उसके जो बीजाणु है, धारियाँ हैं, वो चूड़ीदार रेखा में काले बिंदु के समान वो अपना दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, देखा है अभी। और भाई एक रोग और आ जाए है इसमें, जिस तरह के अल्टरनेरिया की अंगमारी, इस ये रोग भी देखने न मिला है। इस रोग की पहचान ये रहा है कि इसमें जो पत्ते हैं छोटे छोटे गोल भूरे रंग के धब्बे उस पर बन जाएंगे। ये धब्बे बाद में बीमारी पड़ने पर भाई हल्के पीले रंग के वो हो जाएंगे। इसके बाद जो पौधे हैं गिरकर सूख जाएंगे और जड़ा पर जो है ना इसके आक्रमण से जो पौधा है कमजोर हो जाएगा और फड़ियाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह भाई इसकी जो रोकथाम करनी है आपने, जिस खेत में अंगमारी का आक्रमण हो रहा हो उस खेत में भाई चने की बिजाई नहीं करनी है आपने। चने की हरियाणा नंबर 3 या भाई C 235 किस्म का जो झुलसा रोग के लिए भाई सहनशील है या प्रतिरोगी है वही आपने वहाँ उगानी है। इसी तरह भी जो रोग मुक्त या स्वस्थ बीज ही अपना बोना है और बीज का जो संक्रमण है उससे बचाने खातिर भाई अपना बावस्टिन तय बीज उपचार करना है। जो पौधों में रोग आ गया है उनके अवशेष को भाई जलाकर नष्ट करना है, ये अपना ध्यान रखना है। इसी तरह एक रोग और राजा है इसमें विषाणु रोग। इस रोग में भी जो पौधे हैं भाई बोने राजा हैं और संतरी या भूरे रंग के वो दिखाई देंगे। और रोकथाम खतरा अपना भाई भूमि की नमी का भाई ठीक ढंग से संरक्षण करना है। 10 अक्टूबर के बाद चने की बिजाई करें तो इस रोग से भाई काफ़ी हद तक जो है ना बचाव हो सका है। अरे लागे हाथ भाई एक जानकारी और साझा कर लें भैया गिला, भाई प्राकृतिक खेती का भी जिक्र करते रहे हम रोज़, और आज हम उसमें करेंगे जिक्र भाई प्राकृतिक खेती में जो कीटनाशक नीमास्त्र है वो बनाना किस तरह आपने। यो जो है ना रस चूसक फल तना छेदक को नियंत्रण में रखा है जो नीमास्त्र है भाई 6 महीने तक स्टोर करके रख सको हो। बनाने की विधि इस तरह रहेगी इसकी। एक बर्तन में आपने 100 लीटर पानी भरना है और इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र उसमें मिलाना है और साथ में भाई 2 किलो देसी गाय का गोबर भी मिलाना है। कुटी हुई 5 किलोग्राम जो है ना नीम की पत्ती और कुटी हुई निम्बोड़ी बीज उसमें मिला लें और इस मिश्रण को जो आपने मिलाया 24 घंटे के लिए भाई उसने रख दें और लकड़ी या डंडे के अलावा जो है ना दिन में 2 बार इस घोल को आपने घुमाना है और इस घोल को सूती कपड़े तक छानना है। और भाई इस घोल का स्प्रे 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल कर सभी रस चूसने वाले जो जिस तरह के मिली बग है इसके प्रकोप होने पर करेंगे तो बहुत ही भाई वो कारगर सिद्ध होगा। देखो भाई जो प्राकृतिक चीज़ है वो तो आपने करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति अगर आप देखें कि शरीर में कितनी ढाल की बीमारियाँ हो रही हैं, अगर थोड़ा सा खाने में बदलाव करेंगे, शुद्ध खाना खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा भाई। और एक जिक्र और करने लगे हाथ भाई किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है ये है भाई 1551। इस नंबर पर भाई किसी भी समय आप कॉल कर सके हैं भाई खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी है वो भी ले सको हो। और भाई इसके गिला जो हमारा कार्यक्रम किसान वाणी है वो भी यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाज़त, अच्छा भाइयों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।